नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम यानी इवनिंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह बच्चों को मस्जिद से करीब करने और नमाज़ पढ़ने के लिए बेंगलुरु की मशहूर व मारूफ मस्जिद इस्माइल सेठ की जानिब से इनामात से नवाजा गया 40 दिन तक बाजमात नमाज अदा करने की वजह से। और उसके अलावा मैं बिहार में छठ पूजा के दौरान 4 अफराद की मौत हुई है मंदिर की एक दीवार गिरने से, और कुछ वायरल वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगा कि किस तरह जो है मोदी मीडिया की तनकीद की जा रही है। खुद उन्हीं के मीडिया में आकर के कुछ आज़ाद बोलने वाले लोग, और कुछ वायरल वीडियोस आपके सामने रखूँगा जिसमें दिल्ली के आलूदा और जहर आलूदा फ़िज़ा किस तरह से जो है इस वक्त बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। और उस हाथी का भी मंज़र बताऊंगा जिसने कार को कुचल दिया है, और एक ख़ातून के घर में पाले थे 140 सांप और वो अपनी ही सांप के डस से या लिपटने से कैसे मर गई, उसकी भी तफसीलात रखते हुए कुछ और ख़बरों पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। भाई नाज़रीन आइए हम चलते हैं बेंगलुरु और कोलार। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो ऐसा तालीम याफ्ता या तरक्की पजीर दौर कहलाता है जहां इंसान अपने खालिक को, अपने रब को, अपने मालिक को भूल बैठा है और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कमाना, खाना पीना और एक बेहतरीन मुस्तकबिल और अच्छी ज़िंदगी बिताना बना लिया है। ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है कि इंसान अपने रब को याद नहीं करता, और करता भी है तो सिर्फ नाम के लिए। इस्लाम में 5 वक्ता नमाज की जो अहमियत है और उसके अदा करने पर जो इनामात ज़िंदगी और बाद ज़िंदगी जो हैं वो भी हम सब के सामने पूरी तरह आया हैं और जानते हैं। और ना अदा करने की सूरत में जो वईदें आई हैं हयात और बादल ममात, इससे भी हम नावाकिफ़ नहीं हैं। मगर इसके बावजूद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वो मस्जिद से दूर है और नमाज़ों से भी कुछ लोग अदा करते हैं तो वो दिन में असर, मगरिब या इशा में कभी नज़र आ जाते हैं मस्जिदों में। मगर फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें अक्सर नमाजियों से खाली नज़र आती हैं। जब बालिगों और बड़ों का यह हाल हो तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। यही वजह है कि नमाज की तरबियत बचपन से हो तो उसका असर बड़े होने के बाद भी रहता है। इसी की पहल करते हुए हिंद व बैरून हिंद के कई ममालिक में गुज़िश्ता कुछ सालों से बच्चों को नमाज के करीब करने, मस्जिद के करीब करने, उसमें उस सिलसिले में नमाज के सिलसिले में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अलग अलग इनामात का ऐलान करने की पहल हुई है। और ये अनोखी पहल अच्छी भी है और बच्चे इनाम के हुसूल के लिए मस्जिद के करीब होते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे। अब इस तरह की एक अनोखी पहल रियासत कर्नाटक की भी कई शहरों और इलाकों में किया गया है, जिस पर बच्चे बढ़ चढ़कर न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि बड़ी तादाद में बच्चे बाजमात फजर की नमाज अदा भी कर रहे हैं। ऐसी एक पहल शहर बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ मस्जिद इस्माइल सेठ ट्रस्ट मस्जिद में 16 सितंबर से की गई थी। कई तलबा ने हिस्सा लिया, फार्म में नाम दर्ज कराया और फिर 90% तलबा ने 40 दिन मुकम्मल बाजमात नमाज अदा की। इन्हीं के दरमियान वादे के मुताबिक साइकिलों की तकसीम के लिए आज एक मुख्तसर नशिस्त मस्जिद मस्कुरा के दालान में सजाई गई थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने के लायक थी। जाहिर सी बात है कि 40 दिन बाजमात नमाज अदा करने से अल्लाह ताला जब राज़ी हो जाए तो इनाम का मिलना तो लाजमी है। इस नशिस्त में मस्जिद के ट्रस्टियान में से जनाब ज़करिया हाशिम, जनाब सुहेल अहमद सेठ, जनाब इब्राहिम सेठ, मौलाना अकबर शरीफ नदवी दामद बरकातुहुम, मौलाना मकसूद इमरान रशादी दामद बरकातुहुम, मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान दामद बरकातुहुम नई दिल्ली से, और आसिम अफरोज सेठ जनाब साहब, ये तमाम लोग वगैरह मौजूद थे। और इन्हीं के हाथों से साइकिल की चाबियाँ और दीगर इनामात तकसीम की गई। इस पूरे इजलास के साथ ही इस तरह के अव्वल दिन से बच्चों को तरगीब देने और फिर उनके अंदर चाशनी पैदा करने में मस्जिद हाजा के इमाम मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला कासमी का भरपूर रोल रहा है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। इसके अलावा इस अनोखी पहल में दामे दिर में हिस्सा लेने वालों की भी तारीफ होनी चाहिए। इत्तला मिली है कि इस मंजर को देखकर अगले मरहले के लिए करीब 200 तलबा ने आज ही फार्म लेकर इंदराज करा लिया है और उसका असर बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है।
जबकि अगले मरहले में तलबा को किस तरह के इनामात दिए जाएंगे इसका ऐलान अभी मस्जिद इंतजामिया की जानिब से नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बच्चों का आगे बढ़ना और अपना नाम दर्ज करना इस बात की गम्माजी करता है कि जिस मकसद के तहत इस मस्जिद वालों ने इसका ऐलान किया था वो उसमें भरपूर जो है कामयाब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बेंगलुरु के इसी बीच कोलार से भी ये खबर आई है कि आज ही के दिन मस्जिद मदीना शहिंशाह नगर कोलार में भी 40 दिन बाजमात नमाज अदा करने से बच्चों को साइकिल और दीगर इनामात से नवाजा गया। वहाँ की ज़्यादा तफसील हमें मौसूल नहीं हुई और ना ही तस्वीरें, कुछ तस्वीरें मौसूल हुई थी जो आप देख रहे हैं वही आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बहरकैफ बेंगलुरु के दीगर और भी मसाजिद में इस अनोखी पहल का आगाज़ हो चुका है और बताया जा रहा है कि करीब 8 मसाजिद में बेंगलुरु की इसी तरह का ऐलान किया जा चुका है और करीब है कि कुछ इधर उधर के दिनों में वहाँ भी 40 दिन मुकम्मल हो जाएँ, वहाँ भी इसी तरह की जो है मजलिसें सजने लगे और बच्चे बाजमात नमाज भी अदा कर रहे हैं बड़ी तादाद में। इदारा सीधी बात के ऐसे तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और मस्जिद के इमामों की खिदमत में पूरे खुलूस के साथ मुबारकबादी पेश करता है। वाकई ये अमल सराहना है और मुकम्मल तौर पर इस इक़दाम की सराहना होनी चाहिए और सराहना करते रहनी चाहिए, बल्कि ये पहल मुल्क हिंद के हर मस्जिद में की जाए इसकी अपील भी सीधी बात इदारा करता है कि हर मस्जिद की कमेटी और इंतज़ामिया इस बात का ऐलान कर दे कि जो है वो जमात से नमाज अदा करने वाले तलबा को इस तरह कोई ना कोई इनामात देंगे तो कम से कम फजर के वक्त में हमारी मस्जिदें भरी हुई नज़र आएंगी। कम सिन बच्चों के साथ ही क्यों ना हो, इनको देख कर के कम सिन बच्चों को शायद महसूस हो सकता है कि बड़े हजरात भी इस सिलसिले में इबरत लें और उनके लिए भी जो है मस्जिदों में आने का रास्ता आसान हो जाए। बहरकैफ नाज़रीन, अल्लाह तमाम अहले खैर हजरात के इखलास को कबूल फरमाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं अब आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं वकला हजरात किस तरह एक पुलिस को खींच करके पीट रहे हैं। मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों को दिखाया था कि पुलिस किस तरह से आवाम के कार को नुकसान पहुंचा रही है वगैरह वगैरह। कल ये जो हालात पैदा हुए दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट के सामने कि पुलिस और वकला के दरमियान मुठभेड़ हुई, तो आज ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 2 पुलिस अहलकारों को ब्लैक कोट वाले यानी कि कानून और इंसाफ दिलाने वाले, आप इनका नाम भी दे सकते हैं, अब वो झूठ बोल करके हो या सच बोल करके हो, जैसे भी हो, अदलिया का क्या हालचाल है और वकला का क्या है वो तो जान सकते हैं। अब प्रैक्टिकली तौर पर इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि पुलिस के साथ किस तरह का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, खींच करके पुलिस को किस तरह से मार रहे हैं। ये 30 हज़ारी कोर्ट के खुफिया कैमरे से ली गई वीडियो थी, बल्कि CCTV कैमरा की फुटेज थी जिसको जो है बाद में मंजर आम पर लाया गया और इसको सोशल मीडिया में इस वक्त खूब वायरल किया जा रहा है। आप भी इस बात को देख सकते हैं। बहरकैफ आइए अब हम राजदीप सरदेसाई को गुस्सा क्यों आता है। आप जानते हैं राजदीप सरदेसाई एक अच्छे सहाफ़ी हैं, सही बोलते हैं, अच्छा डिबेट करते हैं और बिलखुसूस स्टूडेंट्स में ये बहुत ही मशहूर हैं अपने सवालात को लेकर के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा कर के ये जो है अपने प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम में इनसे पूछा गया कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो वो पूरी की पूरी किली खोल के रखे हैं। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो असल में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप इसको पूरी तरह से सुने। राजदीप सरदेसाई को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, मेजॉरिटी सरकार होती है, 8 दिन तक क्या हो रहा है, किसको कौन सा मंत्रालय चाहिए। हरियाणा में क्या होता है, दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव के टाइम पे बीजेपी को कोसता है, चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनता है और उसी के दिन उसके फादर को जेल से आप निकालते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तमाशा बना रखा है क्या? वही महबूबा मुफ्ती कल तक आपकी मुख्यमंत्री थी जिसके साथ आपका अलायंस था, आज वो देशद्रोही हो गई। उमर अब्दुल्ला आपकी वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, आज जेल में है। ये क्या हो रहा है देश में? और अगर हम ये सवाल उठाएं तो आप कहेंगे आप मोदी विरोधी है। अरे मोदी जी आएंगे जाएंगे, बहुत नेता आएंगे जाएंगे, ये देश बचेगा। ईयू के सांसद तो झील पे घूम के आ गए। अरे ये क्या मजाक है? कोई ईयू का सांसद, एक जो हिटलर को सपोर्ट करता था, उसको आप झील पर लेके उसको अच्छी टूरिज्म दिखा रहे हैं। भारत जो देश है, मुझे हमारे MP से सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे MPs को वहां भेजिए। ये किस तरह की राजनीति है?
जितने भी हमारे एमपीज हैं सबको वहां जाना चाहिए। मुझे कोई कांग्रेस किसी से लगाव नहीं, लेकिन जो विपक्ष का नेता है अगर वो जाना चाहे, आप उसे एयरपोर्ट पे अटकाते हैं और इनको आप झील पे भेज रहे हैं, उनको फ्री हॉलिडे कर रहे हैं। हमारे समाज में क्या हुआ है, विपक्ष इतना कमजोर हो गई है कि वो सवाल नहीं कर पाती है और सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि उन्हें विपक्ष के सवाल ही नहीं लेने हैं, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये मादी शर्मा कौन है और कौन है ये लोग जिसको आप झील पर ले गए वहां। मैं जानना चाहता हूं किसने ये डायरेक्शन दी कि इनके व्हाट्सएप मैसेजेस को आप परखिए, किसने, कौन है वो एजेंसी? क्योंकि इजरायलियों ने साफ कहा है। पता चलेगा क्या? पता चलना चाहिए। हम पत्रकारों ने खोज पत्रकारिता करनी चाहिए। स्टूडियो में एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम में बांटने के बजाय थोड़ी खोज पत्रकारिता करें। अगर मोदी जी कर पाए और अगर स्थिति बदले तो मैं उनको सलाम करूंगा, अगर नहीं हो जाए तो मैं सवाल पूछूंगा, और जब मैं सवाल पूछूंगा आपकी हिम्मत ना हो कि मुझे देशद्रोही कहे। उसके बाद नाजरीन, दिल्ली अब रहने के लायक नहीं रही है। सही बात है। मैं तो आपको यही मशवरा देता हूं कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए, अपने बच्चों को लीजिए अगर उनकी अच्छी तबीयत चाहते हैं, उनकी अच्छी सेहत चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ का पूरी फिज़ा इस वक्त जहर आलूद हो चुकी है। ये कोई आपको कोहरा नहीं है, ये कोई ऐसा मंजर नहीं है कि जो है बारिश होने वाली है और बादल छाया हुआ है दिल्ली के इन घरों के ऊपर, या ऐसा कोई माहौल बना है। ये बल्कि असल में जहरीली धुआं और फिज़ा का वो मंज़र है जो पूरी दिल्ली को अपने लपेट में ले चुका है। इस तरह की वीडियोस खूब तरह से वायरल हो रहे हैं कि फ़िज़ा किस कदर मुकद्दर हो चुकी है और जहरीली हो चुकी है। तलबा को इस वक्त वहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। इसी दरमियान में लखनऊ से भी यही खबर आ रही है कि वहाँ का भी यही हाल है, वहाँ की भी फ़िज़ा जहर आलूद हो रही है और जो लोग रास्ते पे और सड़कों पे चल रहे हैं वो बेहोश होकर के गिर रहे हैं। ये हम ही लोगों की कारिस्तानी की वजह से होता है। हम पटाखे जलाएंगे, जो चीज़ माहौल में मुकद्दर यानी जिसके अंदर जो है जहर फैलाते हैं, ऐसी चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हम इंसानों के लिए ही तकलीफ़दा बनेंगी। अब दिल्ली का वही माहौल बन चुका है। बैकैफ नाज़रीन, एक और मुझे वीडियो आप लोगों के सामने सुनाना है और दिखाना भी है। यह है वरुण ग्रोवर साहब। आज तक में आजकल एक लगातार सिलसिला चल रहा है, साहित्य के नाम से मुख्तलिफ लोगों को ला कर के इंटरव्यू लेते हैं, जो कोई कलमकार होते हैं या अलग अलग उनके शोबेजात के जो लोग मशहूर होते हैं, माहिर होते हैं, सलाहियतमंद होते हैं, उनको ला कर के इंडिया टुडे कहें या आज तक उनको लाता है और फिर मखसूस प्रोग्राम करता है। उसमें लोग खुलकर अपनी बातें रखते हैं। इसमें वरुण ग्रोवर किस तरह से मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं वो देखिए कि उन्होंने कितने उन्हीं के चैनल में, आज तक के चैनल में बैठ करके किस तरह से जो है उन्होंने ये बिकाऊ मीडिया की किली खोलने की कोशिश की है। आप इसको पूरा सुनें और दूसरों को भी शेयर करें। डेटा है और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, कोई और हो जो सुदर्शन वगैरह जो खुद को टॉप 4 मानते हो और उनका नाम इसमें नहीं ला पाया तो माफ़ी। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से, ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है, लेकिन एनवायरमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है।
और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का जीडीपी आप जान रहे हैं कितना है और हिंदुस्तान का कितना, मैं आपको बता ही देता हूं, 1 मिनट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जीडीपी है $273 बिलियन और हिंदुस्तान का है $2090 बिलियन। 2090 और 273 में आप फर्क देखिए। उस देश की कोई हैसियत नहीं है, उस देश की कोई जरूरत नहीं हमारे टीवी पे, लेकिन क्यों हर रोज 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है? क्यों है? इसका कोई कारण होगा। बहरहाल नाजरीन, आपने इस वीडियो को सुना। अब आइए मैं आपके सामने एक दो और तस्वीरें रखना चाहता हूं, और वो तस्वीर है हाथी की जो एक कार को कुचल रही है। ये एक असल में खाव याई नेशनल पार्क थाईलैंड का ये मंजर है, जहां पर ये कार को एक हाथी ने कुचल दिया, लेकिन इसका ड्राइवर कार से बच करके निकल जाने में जो है कामयाब रहा। इस हाथी ने जो है अपनी सूंड से और अपने पैरों से हाथी को कुचलने की कोशिश की, और ये 35 साला एलिफेंट है, हाथी है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि बीच रास्ते में किस तरह अचानक हाथी आती है और कार पर अटैक करती है, और उससे एक ड्राइवर खुद को बचा करके महफूज हो जाता है। भाई नाज़रीन, आइए अब हम चलते हैं दीगर खबरों की जानिब। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बिहार के एक मंदिर का मंजर दिखाऊंगा, जहां पर मंदिर की दीवार गिरने की वजह से जो है 2 लोगों की हलाकत की खबरें आ रही। जी हाँ, बिहार में छठ पूजा के दौरान पेश आने वाले 2 वाक़यात में 4 अफराद की जान चली गई है। इन हादिसात में मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज व मुआलजे के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादिसों की वजह से समस्तीपुर और औरंगाबाद में कोहराम मच गया है। पहला हादिसा समस्तीपुर ज़िले में पेश आया, जहां चढ़ते सूरज की पूजा करने के लिए लोग तालाब पर जमा हुए थे कि अचानक मंदिर की दीवार गिर गई, जिसमें कई लोग मारे गए। 2 खवातीन की मौत की तस्दीक हो चुकी है। हादिसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादिसे की इत्तला मिलने के बाद मकामी इंतजामिया के अफसरान राहती टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इससे कबल बिहार के औरंगाबाद में हफ्ते के रोज भगदड़ में 2 बच्चे हलाक हो गए थे, कई लोग जख्मी भी हुए थे। बताया जा रहा है कि भगदड़ देव ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में वाक़े सूर्या कुंड के नज़दीक पेश आया। पुलिस ने बताया कि ज़्यादा हुजूम होने की वजह से अफरा तफरी फैल गई थी और लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि साल 2012 में भी छठ पूजा के दौरान पटना में उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया था, जब बांस की बलियों से बने हुए पुल टूट गए थे। उसके बाद भगदड़ में 18 अफराद की जान चली गई थी। इस हादसे में बहुत से अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। वैकब नाज़रीन, ने छठ पूजा के जो मंदिर की एक दीवार गिरने की वजह से हादसा पेश आया। नाज़रीन, अब बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद की। मुल्क के इंतहाई हसास बाबरी मस्जिद के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया पूरी तौर पर मुस्तैद हो गई है। हफ्ते के रोज़ SSP सहारनपुर ने आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी व दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद में उलमा से मुलाकात की। पुलिस की तरफ से अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर तवज्जो न देने की तलकीन की गई। मुलाकात के दौरान दारुल उलूम के अलावा इलाके के दीगर मुख्तलिफ मदारिस के जिम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद थे। अहम और कदीम मसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा पर तवील अदालती कार्रवाई के बाद अब नवंबर के वस्त तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है, बल्कि उम्मीद जाहिर की जा रही है। दोनों फरीक के अकीदत से जुड़े इस हसास तनाज़े के फैसले के दौरान इलाके में अमन व अमान और बाहमी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए पुलिस सरगर्म अमल नजर आ रही है। इसी सिलसिले में जिला पुलिस कप्तान दिनेश कुमार पी हफ्ते की दोपहर दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाना पहुंचे थे। तकरीबन 2 घंटे तक जारी इस मीटिंग को इंतहाई खुफिया रखा गया और मीडिया से मुंसलिक अफराद को मीटिंग की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम ज़राए का कहना है कि मीटिंग में इस पर तबादले ख्याल किया गया कि अयोध्या केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल को किस तरह पुरसुकून और खुशगवार बनाया जाए। मुलाकात के दौरान दारुल उलूम वक्फ देवबंद, जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह, जामियातुल शेख, दारुल उलूम ज़करिया समेत देवबंद के दीगर मदारिस के जिम्मेदार उस मौके पर मौजूद थे। बैकअप नाज़रीन, देखना है कि अब फैसला क्या आने वाला है। नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है अमेरिका में कि एक औरत
किस तरह लाश मिली। अमेरिका में खातून की लाश मिली है जिसके गले में 8 फीट लंबा अजगर लिपटा हुआ था। पुलिस ने बताया कि 36 साल इस खातून को वस्त मगरबी अमेरिका की इंडियाना में अपने घर में मुर्दा पाया गया, जहां उसकी गर्दन में एक अजगर लिपटा हुआ था। स्टेट पुलिस के तर्जुमान सार्जेंट कमरियाली ने बताया कि लारा हर्स्ट की लाश बुध को ऑक्सफोर्ड में वाक़ घर में पाई गई। हर्स्ट में अपने घर में तकरीबन 140 सांपों को पाल रखा था। उन्होंने ये भी बताया कि इंडियाना में वाक़ मेटल ग्राउंड में हर्स्ट की गर्दन में 8 फीट लंबा अजगर सांप लिपटा हुआ था। डॉक्टर ने इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश रायगां हो गई। रायली ने लिफाइड जनरल एंड कोरियर अखबार को बताया कि हर्स्ट के पड़ोस में रहने वाले शेरिफ मेंसन और हर्स्ट दोनों ने कई किस्म के सांपों को पाल रखा है। उनके पड़ोसी ने जैसी लारा को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो फौरन पुलिस को फोन करके उसकी इत्तला दी। रायली ने बताया कि ऐसा लगता है कि सांप के जरिए गला घोंट दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मौत की असल वजह लाश का जायजा लेने के बाद ही पता चल सकेगी। बहरकैफ नाजरीन, ये है खतरनाक जानवरों के साथ रहने का और उनको अपनाने का और घरों में उनको आज़ाद छोड़ने का नतीजा। बहरकैफ हम में से भी बहुत सारे हिंद और बैरून हिंद से भी ऐसे बहुत सारी खबरें आते हैं कि किस तरह से जहरीले और खूंखार जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है और उनके साथ खेल खेला जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो है इस तरह के सांप कब किस तरह का नुकसान पहुंचाए पता नहीं चलता। बहरकैफ नाज़रीन, आज की प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।